गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। हम हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके थे। अगर अभी तक हम बात करें तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। और जो 3 सेक्शन है वो हैं एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ऑल you are know that Indian history is divided into 3 sections. These sections are known as ancient, medieval and modern Indian history. Clear? तो जब हम बात करते हैं इन तीनों sections की तो हमें इन्हें याद रखना होता है इनके टाइम के अकॉर्डिंग, इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री है उसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक का शासनकाल है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का शासनकाल रहा है, टाइम पीरियड रहा है 2500 से लेकर 712 CE तक, या फिर 2350 से लेकर 712 CE तक। क्लियर? तो अगर हम बात करें द टाइम पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज 2500 टू 712 CE, BCE to CE। क्लियर? एंड द टाइम पीरियड ऑफ मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री वॉज 712 CE to 1707 CE तक। क्लियर? एंड द थर्ड सेक्शन वॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड द टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज 1707 टू 1947। इट मीन्स 1947। इसका मतलब यह है कि आधुनिक भारतीय इतिहास का जो शासनकाल रहा वो 1707 से लेकर 1947 तक रहा। यहाँ पर हर एक जो हम टाइम लेते हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे 1707 में मुगल वंश के जो एक इम्पोर्टेंट रूलर हुए हैं जिनका नाम था औरंगजेब, आलमगीर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। क्लियर? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। वहां से फिर जो पीरियड शुरू हो जाता है, जो टाइम शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो 1947 तक चलता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो इस तरह तीनों सेक्शन में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, हमने अभी जो सेक्शन लिया है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इट मीन्स प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। क्लियर? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अगेन अगर हम बात करें तो हमने उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। वी आर डिवाइडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 सेक्शन। दीज 3 सेक्शंस आर नोन एज प्रीहिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। इट मीन्स कि ये जो 3 सेक्शन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, उनके नाम है प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर? इन तीनों हिस्ट्री के जो नाम है वो क्या है? प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं इन तीनों सेक्शन की। तो जो पहला सेक्शन है वो है द फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इट कंटेन ओनली 2 टॉपिक्स। दीज 2 टॉपिक्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन एज एंड सेकेंड जो होगा वो होगा ब्रॉन्ज एज। क्लियर? स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड इट कंटेन 2 टॉपिक्स। दीज 2 टॉपिक्स आर 2 civilization. These civilizations are first of all Indus Valley civilization and the second civilization is known as Vedic civilization. Vedic civilization is contained 2 part. First is Rigvedic age and second is post Vedic age. Clear? When we are discussing about the third section of ancient Indian history, the third section is historic period and the time period of historic period is 600 BCE to 712 CE. And the topics include in the historic period is first, the first topic of historic period is Mahajanpadas period या Mahajanpad period. The second one is religious movement of that time and 2 new religions are founded in India. These are known as Jainism and Buddhism. Clear? And the third one is Magad Empire or Magad Dynasty. Then we are discussing about Magad Dynasty and the dynasties that ruled on Magad. So there will be 3 dynasties. These are Haryak, Sisunag and third one is Nand dynasty, then Maurya dynasty, and after that 3 Brahman dynasties. These are Sung, Kand and Satvahan. Here between these dynasties so many foreigner invasions are also
happened. So these foreign invasions are also our topics. First of all, the Persian invasions that was done by Darius, and the second one is Greek invasion that was done by Alexander in 326 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन इरा। तो इतने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में या प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के तीसरे सेक्शन में। और भी कई टॉपिक्स फिर आते हैं, जैसे कि आफ्टर दीज इन्वेजन्स एंड 3 डायनेस्टीज अगर हम बात करें तो फिर जो टॉपिक आता है वो आता है जो हमने डिस्कस किया है कुषाण एम्पायर या कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका गुप्त डायनेस्टी या गुप्त एम्पायर। और एक टॉपिक हम साउथ इंडिया का उठाते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं संगम पीरियड या संगम काल, और उसमें 3 डायनेस्टीज जो साउथ इंडिया की होती है कौन कौन सी, चोल, चेर और पांडे। ठीक है, देन फिर हम डिस्कस करेंगे गुप्त डायनेस्टी के बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 11, जिसका नाम क्या है, पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। क्लियर, नाउ द टॉपिक इज पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश, या उस वंश को और किस नाम से जाना जाता है, वर्धन वंश के नाम से। क्लियर, लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था गुप्त एम्पायर या गुप्त वंश। क्लियर, तो लास्ट टॉपिक था गुप्त वंश, और जब गुप्त वंश का पतन हुआ लगभग 6th सेंचुरी एडी या सीई के अप्रोक्स, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो क्या हुआ, भारत में या इंडिया में कई सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज या छोटे छोटे जो वंश थे उनका उदय हुआ। समझ गए, गुप्त वंश के पतन के साथ साथ भारत की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और कई सारे छोटे छोटे जो वंश थे उनका उदय होना शुरू हुआ। क्लियर, तो ये सब कुछ हुआ किस समय पर, व्हेन द गुप्तास वार डिस्ट्रॉयज, जब गुप्त वंश का पतन हुआ। फिर लंबे समय तक भारत में कोई भी ऐसा वंश नहीं हुआ, कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने भारत के इस आर्यावर्त वाले क्षेत्र पर जो है अपना रूल किया हो या शासन किया हो। फिर कई दिनों के बाद एक ऐसा रूलर आया, एक ऐसा शासक आया जिसने आर्यावर्त पर क्या किया है, शासन किया है, जिसे हम बोल सकते हैं द लास्ट हिंदू रूलर हु रूल्ड द इंटायर एरिया ऑफ आर्यावर्त। अंतिम हिंदू शासक जिसने आर्यावर्त के पूरे क्षेत्र पर शासन किया हो। क्लियर, तो जब हम आर्यावर्त की बात करते हैं तो जो हमारा मीनिंग होता है वो ये होता है कि कश्मीर से लेकर राजस्थान और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल, इस पूरे रीजन को हम जानते हैं किस नाम से, आर्यावर्त। क्लियर, आर्यावर्त के नाम से। इस आर्यावर्त वाले रीजन में शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के एक महानतम शासक जिनका नाम था हर्षवर्धन। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को? तो मुझे लगता है कि अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह से कोई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम इस डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 जिसका नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो कई छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, कई छोटी छोटी डायनेस्टीज यहाँ पर पनपी थी। अब वो छोटी छोटी डायनेस्टीज कौन कौन सी थी उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था गोड़ वंश। बंगाल में कौन सी डायनेस्टी थी, गोड़ डायनेस्टी। इधर पर जो असम वाला जो एरिया है यहाँ पर यह जिसे हम बोलते हैं कामरूप, यहाँ पर एक रूलर रूल किया करते थे असम या कामरूप में, यानी उनकी भी जो डायनेस्टी थी वो भी क्या थी, अलग थी। यानी यहाँ पर किसी रूलर ने अपना एक सेपरेट स्टेट बना लिया था जिसे उस समय क्या कहा जाता था, कामरूप। देखिए, अब यहाँ पर हम अगर बात करें इन दिस रीजन, तो ये यूपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र आ जाता है कन्नौज। कन्नौज में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था मोखरी। मोखरी वंश का ही शासन चला करता था। यहाँ पर एमपी में, जो मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ देवगुप्त नामक रूलर रूल किया करता था। अब ये वो गुप्त वंश वाला गुप्त नहीं है, देवगुप्त कोई दूसरा गुप्त वंश का रूलर रूल किया करता था, या एक अलग डिफरेंट रूलर यहाँ पर था। यहाँ पर जब हरियाणा हम देखते हैं तो हरियाणा में पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने
जो प्रोबेबली है कि किसी दूसरे गुप्त शासक का कोई फ्रेंड रहा था या उनका सामंत रहा था, उसने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर बना लिया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज एन रूलर और एक वंश और एक साम्राज्य का अधिपति। तो यहाँ पर हरियाणा में एक जगह आती है थानेश्वर, वहां पर उसने स्टार्ट किया पुष्यभूति वंश। क्लियर। तो यहाँ पर थानेश्वर नामक कोई स्थान है जो आज के समय कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा शहर बनकर रह गया है। वो पहले इस पूरे क्षेत्र को हम थानेसर या थानेश्वर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, पुष्यभूति वंश। क्लियर। या उसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो असम में कोई डायनेस्टी थी, कोई वंश था। यहाँ पर बंगाल में गौड़ वंश चला करता था, यहाँ पर मोखरी वंश चला करता था कन्नौज में, यहाँ पे पुष्यभूति वंश था हरियाणा साइड, और मालवा में होते थे देवगुप्त या गुप्त वंश, जो वो गुप्त से अलग एक वंश हुआ करता था। अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, उसी समय पर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो एंशिएंट पीरियड में तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि चेल, यहाँ पर केरल साइड चेर वंश का शासन हुआ करता था या चेर डायनेस्टी थी। यहाँ पर तमिलनाडु में पांड्य डायनेस्टी हुआ करती थी और यहाँ पर चोल डायनेस्टी हुआ करती थी। क्लियर। इस तरह से चोल, चेर और पांड्य वंश का शासन हुआ करता था। अब यहीं पर जब ये सब चल रहे थे तब यहाँ पर एक डायनेस्टी और उभरी जिसका नाम था चालुक्य डायनेस्टी। यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी आई? चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश। क्लियर। जिनके रूलर्स जो हम डिस्कस करेंगे, जिनके शासक हुए पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे प्रतापी शासक रहा इस वंश का, जिसका नाम क्या था? पुलकेशिन सेकंड। देखिए चालुक्य जो रूलर्स थे वो तीन उनके नाम के हिसाब से, उनके क्षेत्र के हिसाब से जाने जाते हैं, यानी उनकी तीन ब्रांचेस थी। अभी ये जो चालुक्य हैं इनकी जो कैपिटल थी वो बादामी थी या बातापी थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है बादामी या बातापी के चालुक्य। क्लियर। इनकी कैपिटल क्योंकि बादामी या बातापी थी। क्लियर। ये कहलाते हैं बादामी के चालुक्य। अब इन्हीं चालुक्यों ने अपनी एक डिफरेंट ब्रांच, अपनी एक और अन्य शाखा यहां पर स्थापित कर ली थी, जिसे कहते हैं बेंगी के चालुक्य। तो ये जो चालुक्य थे ये क्या कहलाते हैं? बेंगी के चालुक्य। क्लियर। धीरे धीरे इन चालुक्यों का पतन हुआ और यहां पर एक नया वंश आया जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट डायनेस्टी या राष्ट्रकूट वंश। क्लियर। अब कई वर्षों के बाद राष्ट्रकूटों का भी क्या हुआ? पतन हुआ। राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी डिस्ट्रॉय हो गई और अगेन यहां पर एक और इसी स्थान पर चालुक्यों का उदय हुआ। तो इसी जगह पर एक और चालुक्यों का उदय हुआ जिन्हें फिर हम कहते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो यहीं पर इसी रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में एक और चालुक्य वंश का उदय हुआ जिसे कहा गया कल्याणी के चालुक्य। इनमें कुछ कुछ थोड़ा सा आगे पीछे टाइम पीरियड रहा है, एग्जैक्ट एक जैसा टाइम नहीं रहा, लेकिन इनकी बात करें तो ये सेम टाइम के थे और बादामी के चालुक्य भी इन टाइम से ही बिलोंग करते हैं। समझ गए ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गए चालुक्य, राष्ट्रकूट। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मैंने बोला ये चोल वंश था एंशिएंट पीरियड का, ये पांड्य था और ये चेर था। इन तीनों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर अगर बात करें तो इन तीनों का धीरे धीरे पतन होता गया और बाकी के दो पूरी तरह समाप्त हो गए, लेकिन चोल बने रहे, चोल वंश बना रहा, एक छोटे से स्टेट के रूप में या सामंत के रूप में चोल रहे। और इस समय पर जब हम 8th सेंचुरी की 800 हम ईस्वी की बात कर रहे हैं या 850 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 900 ईस्वी की बात कर रहे हैं, इस समय पर चोलों का पुनः क्या हुआ? उदय हुआ। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि इस बीच यहां पर रूल हुआ करता था एक दूसरी डायनेस्टी का जिसका नाम था पल्लव। यहां पर किसका शासन हुआ करता था? पल्लव वंश का। तो ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पर हम ये पुष्यभूति वंश पढ़ रहे हैं, इसी टाइम के आसपास भारत में या इंडिया में इस तरह से कुछ छोटे मोटे डायनेस्टीज थी, छोटी मोटी वंश हुआ करते थे, जिनमें नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पुष्यभूति वंश
मोखरी वंश, गौड़ वंश, यहाँ पे गुप्त या देवगुप्त का वंश, और यहाँ पर असम या कामरूप में भी एक डिफरेंट डायनेस्टी हुआ करती थी। फिर साउथ इंडिया की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी, जिसमें बादामी, वातापी और कल्याणी के चालुक्य। इसके अलावा हम यहाँ पे पल्लवास को देख सकते हैं, यहाँ पे पल्लव रूलर्स रूल किया करते थे। साउथ इंडिया में यहाँ पर चोलों का डबल से उदय हुआ था, जिसमें विजयालय, पारांतक और भी कई सारे रूलर्स आए हैं चोल रूलर्स में, क्लियर। और ऊपर है पल्लव, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम, द्वितीय, तृतीय कई सारे महत्वपूर्ण रूलर्स आए हैं। चोलों में राजेंद्र चोल, पारांतक, विजयालय, इस तरह के कई सारे इंपोर्टेंट रूलर्स आए हैं। यहीं पर राष्ट्रकूट वंश का भी उदय हुआ, और राष्ट्रकूटों में भी कई सारे महत्वपूर्ण रूलर्स आए हैं, जैसे कृष्णा प्रथम या कृष्ण तृतीय, जिन्होंने जो है आंध्र प्रदेश, औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाओं में या उस क्षेत्र में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह से आप लोग समझ गए कई रूलर्स और कई राज्यों के बारे में उस समय के। अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है पुष्यभूति डायनेस्टी, जो आप लोग देख रहे हैं हरियाणा के थानेश्वर से इस वंश का उदय होना शुरू हुआ, इस डायनेस्टी का बनना शुरू हुआ, और धीरे धीरे इस वंश के ही एक ऐसे शासक आए जिन्होंने इस आर्यावर्त वाले पूरे रीजन को अपना एक साम्राज्य बना लिया, एक छत्र सम्राट के रूप में जिन्होंने रूल किया कई वर्षों तक, समझ गए ना। और उस शासक का नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने इस पूरे आर्यावर्त के क्षेत्र पर कई वर्षों तक रूल किया, कई वर्षों तक शासन किया, समझ गए ना। तो गुप्तों के बाद एक अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने आर्यावर्त पर शासन किया, जिन्हें हम अंतिम हिंदू शासक बोल सकते हैं उत्तर भारत का या इंडिया का, जिसका नाम क्या है, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन इस वंश के पहले शासक नहीं है, फाउंडर नहीं है, ये इस वंश के लगभग 5th या 6th नंबर के रूलर हैं। समझ गए ना, 5वें या 6ठे नंबर पे जो रूलर आए हैं वो कौन आए हैं, हर्षवर्धन। उनके पहले भी इस वंश में कई रूलर्स रह चुके थे, उनके पिता, उनके भाई भी इस वंश के ही शासक थे। हर्षवर्धन के लिए जो परिस्थितियां थी वो इतनी सिंपल नहीं थी। लगभग 16 वर्ष की एज में ही वो शासक बने, और उनके सामने कई विपत्तियां थी, कई समस्याओं का उन्होंने सामना किया। चूंकि वो लायक थे, उनके अंदर एक पेशेंस था, उनके अंदर एक क्षमता थी, इसलिए वो अपने साम्राज्य को सबसे पहले तो सिक्योर रख पाए और फिर उस साम्राज्य को क्या कर पाए, एक्सपांड कर पाए, क्लियर। इतिहास में वही शासक उन्नति कर पाता है जो लायक होता है, अदरवाइज तो कई रूलर्स बन जाते हैं अपने वंश के कारण, जो है उन्हें राजा बनने का सौभाग्य मिल जाता है, बट बिकॉज दे आर नॉट केपेबल, दे कैन नॉट डू, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी स्पेशल फंक्शंस, जिसके लिए इतिहास में उन्हें किसी भी तरह से नहीं जाना जाता है, सिर्फ उनका नाम हम यूज करते हैं। तो चूंकि इन्हें महान सम्राट कहा जाता है, इन्होंने अपने बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने साहस से, अपनी वीरता से एक बड़ा एम्पायर बनाया, इसलिए हम डिस्कस करेंगे इस वंश के एकमात्र रूलर जिनका नाम क्या है, हर्षवर्धन। हालांकि हम और भी जो रूलर्स हैं जिन्होंने इस डायनेस्टी को स्टार्ट की और जो स्टार्टिंग के जो रूलर्स हैं उनके बारे में भी हल्का हल्का सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर से, जिनका नाम था पुष्यभूति, समझ गए। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, तो उस समय के पीरियड में इंडिया में कौन कौन से रूलर्स रूल किया करते थे, छोटे छोटे रूलर्स के बारे में मैंने बताया। क्योंकि गुप्त पीरियड या गुप्त डायनेस्टी के पतन होने के बाद कई छोटे रूलर्स रूल कर रहे थे इंडिया के उस आर्यावर्त वाले क्षेत्र में या नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उन्हीं में से एक डायनेस्टी हुआ करती थी पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में कुछ चीजों को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फाउंडर, मींस संस्थापक। Who was the founder of this dynasty? The answer will be पुष्यभूति। इस वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे वो कौन थे, पुष्यभूति। क्योंकि वंश का संस्थापन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, पुष्यभूति। That's why this dynasty is known as पुष्यभूति डायनेस्टी, क्योंकि उसके संस्थापक का नाम है पुष्यभूति का, इसलिए इस वंश का नाम भी क्या हो गया, पुष्यभूति, क्लियर। हालांकि बाद के जो रूलर्स रहे हैं इस वंश के, उन्होंने अपने नाम के आगे वर्धन शब्द जोड़ा, क्लियर। उन्होंने अपने नाम के आगे कौन सा शब्द जोड़ा, वर्धन। इसीलिए इस वंश
वंश को और किस नाम से जाना जाता है, वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इतनी बात आप लोगों क्लियर हो गई होगी। पुष्यभूति इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाउंडर थे और बाद के रूलर्स ने अपने नाम के आगे वर्धन जोड़ा, इसलिए इस वंश को साथ में वर्धन वंश के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्यभूति की बात की जाए तो ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। गुप्तों के क्या हुआ करते थे? सामंत। और उन्होंने ही अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, स्वतंत्र राज्य बना लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो राज्य है ये उनका इंडिपेंडेंट राज्य है, या इंडिपेंडेंट ना होते हुए भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक वंश स्टार्ट कर रहे हैं, एक डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी वाज पुष्यभूति। ऐसे हिस्ट्री में हमने और भी कई डायनेस्टीज डिस्कस की हैं जिनके नाम पर वंश का नाम रखा गया है, जैसे शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो डाउट नहीं होना चाहिए, वो पुष्यमित्र शुंग है और ये है पुष्यभूति, दोनों वंश अलग अलग है। ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक राजधानी। अगर इस वंश की प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए या इस शासन इन लोगों के राज्य की जो इनिशियल कैपिटल थी उसकी बात की जाए तो वो होगा आंसर थानेश्वर। थानेश्वर, जिसे थानेसर भी कहा जाता था, तो थानेसर या थानेश्वर उनकी कैपिटल हुआ करती थी। आज के समय की जगह है हरियाणा में। हरियाणा का एक फेमस जगह जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही एक छोटा सा शहर आता है थानेश्वर। उस समय पर इस पूरे रीजन को, हरियाणा के इस पर्टिकुलर पूरे रीजन को, कुरुक्षेत्र के पूरे रीजन को ही किस नाम से जाना जाता था? थानेश्वर। तो इनिशियल कैपिटल का मतलब है स्टार्टिंग में ये राजधानी थी, बाद में राजधानी चेंज हो जाती है, बाद में कैपिटल बनती है वो बनती है कन्नौज। समझ गए ना? तो अगर हम बात करें इनिशियल कैपिटल के थानेश्वर एंड सेकंड में कैपिटल बनेगी वो क्या बनेगी? कन्नौज। क्योंकि जब इस वंश के सबसे प्रतापी शासक आएंगे हर्षवर्धन, वो इसके अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे या लेकर चले जाएंगे कहां पर? उत्तर प्रदेश के कन्नौज वाले एरिया में। इसलिए जो नेक्स्ट कैपिटल बनेगी वो कन्नौज बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हमने बात कर ली इनिशियल कैपिटल के बारे में। अब देखिए जो इनिशियल रूलर्स रहे, स्टार्टिंग के जो रूलर्स रहे इस वंश के, उन सारे रूलर्स में, उन सारे शासकों में सबसे प्रतापी, सबसे बहादुर या सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहे वो रहे प्रभाकर वर्धन। समझ गए? तो इनिशियल ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, या हम बोल सकते हैं द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन। क्लियर? चलिए, उसके पहले हम इनिशियल रूलर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल रूलर्स की। इट मीन्स प्रारंभिक शासक किस वंश के? पुष्यभूति वंश के। अब देखिए पुष्यभूति वंश के जो प्रारंभिक शासक हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो पहला जो नाम होगा वो होगा नरावर्धन। फर्स्ट जो रूलर रहे उनका नाम क्या था? नरावर्धन। देखिए वैसे तो ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बना नहीं है, इसलिए हम खाली नाम लिख लेते हैं। हालांकि अगर टाइम की बात की जाए तो इनका टाइम था 505 से 530 CE तक या AD तक। क्लियर? हर एक रूलर ने लगभग 25 ईयर रूल किया था। अब नरावर्धन के बाद जो सेकंड रूलर इस डायनेस्टी में आए हैं उनका नाम है राज्यवर्धन। तो आप लोगों को 25 ईयर और आगे बढ़ा देना है। इट मींस 530 to 555। ठीक है। थर्ड रूलर की अगर बात की जाए इस डायनेस्टी के जो तीसरे शासक थे उनका नाम था आदित्यवर्धन। इट मींस ओवरऑल 555 से जो टेनर होगा वो होगा 580 तक। फोर्थ रूलर, चौथे शासक इनिशियल रूलर्स में, जिनका नाम होगा प्रभाकर वर्धन।
जिनका टाइम पीरियड था, जिनका शासनकाल था 580 से 605 तक, इट मींस 25 ईयर का रूल उन्होंने भी किया। और 605 में अपनी मृत्यु के समय या मृत्यु होने से कुछ समय पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि इनका जो बड़ा पुत्र है वो अगला रूलर बनेगा, अगला शासक बनेगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इन चारों में, वो है प्रभाकर वर्धन, क्योंकि वो अपने वंश के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्लियर हो गई बात। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन। चलिए तो हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिएगा तो हम बात करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर की या पहले महानतम प्रतापशाली शासक की, तो वो हैं प्रभाकर वर्धन। चलिए फाउंडर बता चुका हूँ, फाउंडर हैं पुष्यभूति, और उनके बाद कुछ इनिशियल रूलर्स हुए जैसे कि आदित्यवर्धन, सबसे पहले नरावर्धन, फिर आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, और फोर्थ रूलर जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण या ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। टाइम जो इनका रहा, शासनकाल जो रहा वो रहा 280 इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 580 से 605 CE, इट मींस कॉमन इरा तक। क्लियर? शासनकाल समझ गए होंगे, पहले भी बता चुका हूं। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट वो है फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के पहले प्रतापी शासक, पहले महान शासक कहलाए जाते हैं कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इनके टाइटल्स की बात करें, हम इनके उपाधि की बात करें, तो चूंकि प्रतापी, बहादुर, महान शासक कहे जाते हैं, इसलिए टाइटल्स भी हाई साउंड टाइटल इन्होंने लिए होंगे, बड़े बड़ी उपाधियां ली होंगी। तो इनकी जो उपाधि है वो है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। जबकि इनके पूर्वज जो रूलर्स थे वो सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण करते थे, इन्होंने जो उपाधि ली वो है महाराजाधिराज। इसके अलावा एक और जो उपाधि इनकी थी वो थी परम भट्टारक। और भट्टारक नाम से उपाधि लेने वाले गुप्त रूलर्स की अगर बात करें तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने भट्टारक की उपाधि ली थी। यहाँ पर महाराजाधिराज और परम भट्टारक जो टाइटल लिया है वो किसने लिया है? प्रभाकर वर्धन नामक रूलर ने। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, अगर हम बात करें इनकी वाइफ की, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोमती। हिज वाइफ वाज यशोमती। और यशोमती की अगर बात की जाए तो यशोमती मालवा के एक शासक यशोवर्धन की डॉटर थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ यशोवर्धन। यशोवर्धन was the ruler of Malwa. यशोवर्धन was the ruler of Malwa. Was the ruler of Malwa. यशोवर्मन कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? मालवा के। और मालवा के शासक यशोमती, यशोवर्मन की पुत्री यशोमती इनकी क्या थी? वाइफ थी। समझ गए? हालांकि ध्यान रखिएगा, इनकी जो माँ हुआ करती थी प्रभाकर वर्धन की, वो गुप्तों से रिलेटेड थी, यानी गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड थी। क्लियर? इट मीन्स कि गुप्तों के साथ भी इनके इनके जो है रिलेशनशिप थे, पारिवारिक संबंध थे, और मालवा के जो रूलर्स थे उनके साथ भी उनके रिलेशनशिप थे। और मैं बता चुका हूँ, मालवा में रूल करने वाले रूलर्स को भी हम गुप्त कहते हैं, हालांकि वो गुप्त और वो गुप्त दोनों में डिफरेंस है। चलिए फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, चौथे अगर पॉइंट की बात करें, तो अगर हम इनके पुत्र की बात करें, इनके जो संतानें हुई अगर उनकी बात करें, तो इनके जो पुत्र हुए
वो दो हुए। दो कौन कौन से? पहला नाम है राज्यवर्धन, जो बड़े पुत्र थे, और दूसरा सभी को पता होगा जो सबसे महान रूलर कहलाएंगे इस वंश के, जिनका नाम क्या है? हर्षवर्धन। तो सेकंड जो दो छोटे पुत्र थे वो थे हर्षवर्धन, सॉरी। और एक इनकी डॉटर हुआ करती थी जिसका नाम था यशोमती, सॉरी राज्यश्री। यशोमती इनकी वाइफ का नाम था। क्लियर? तो अगर हम बात करें, इनके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन दूसरे पुत्र का, और पुत्री का नाम था राज्यश्री। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किया था कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ। क्लियर? इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था अपनी ग्रहवर्मन के साथ, जो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के ग्रहवर्मन, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, राज्यश्री गोट मैरिड द रूलर ऑफ मोखरी डायनेस्टी हु वाज ग्रहवर्मन। मीन्स मोखरी वंश जो कन्नौज का वंश था, क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में कन्नौज अगर बात की जाए तो काफ़ी संपन्न वो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो गंगा के मैदानों वाला क्षेत्र है, और गंगा के मैदान इट मीन्स की जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जहाँ पे उपजाऊ काफ़ी अच्छी होती है। और अगर उपजाऊ अच्छी होती होगी इसका मतलब राजा को टैक्स अच्छा मिलता होगा, और जब राजा को टैक्स मिलेगा इट मीन्स राजा जो है संपन्न होगा, यानी वो राज्य क्या होगा? संपन्न होगा। तो ऑब्वियसली एक संपन्न राज्य के साथ ही इन्होंने अपनी पुत्री का क्या किया? विवाह किया, और दो वंशों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। क्लियर? अदरवाइज आप लोग सोच सकते हैं हरियाणा और कन्नौज काफी डिस्टेंस में है, फिर भी उस समय राजाओं के बीच में ही वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे, राजाओं के वंशों के बीच में। तो ग्रहवर्मन के साथ किसका विवाह हुआ? राज्यश्री का। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का जब शासनकाल होगा तब उनके एक कवि रहेंगे, उनके एक पोएट रहेंगे जिनका नाम होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक बुक लिखी है हर्षचरितम। हर्षचरितम में उन्होंने जो है डिस्कस किया है किसका? प्रभाकर वर्धन का। और अपनी उस बुक में उन्होंने प्रभाकर वर्धन की वीरता, उनके करेज के बारे में काफी कुछ लिखा है। उसी बुक में बाणभट्ट लिखते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में एक अन्य नाम जो कि है प्रतापशील। क्लियर? तो इनका एक नाम जो बताया गया है हर्षचरितम में वो क्या बताया गया? प्रतापशील। प्रतापशील क्यों? इनकी वीरता और बहादुरी के कारण। देखिए उस समय पर हूणों का जो आतंक था काफी ज्यादा था, और हूण ऐसा कहे जाते हैं कि इनके नाम से घबराते थे या डरते थे, इसलिए एक बहादुर या एक वीर शासक हम इन्हें कह सकते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के। लिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। देखिए जब इनके जीवन का अंतिम समय चल रहा था, यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इनके साम्राज्य के ऊपर यानी नॉर्थ वेस्ट में जो है हूणों ने आक्रमण किया, हूणों के आक्रमण हुए। क्लियर? हूणों के आक्रमणों से निपटने के लिए इन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा, और बड़ा पुत्र जो था वो कौन था? राज्यवर्धन। तो ड्यू टू द हूणास या हून्स इन्वेजन्स ही सेंट हिज एल्डर सन राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को भेजा गया नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में, किससे निपटने के लिए? हूणों से निपटने के लिए। समझ गए? उसी वक्त जब राज्यवर्धन नॉर्थ वेस्ट में हूणों से युद्ध लड़ रहा था, उसी वक्त लगभग 605 में प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? तो प्रभाकर वर्धन की जो डेथ हुई है वो हुई है 605 में, जब राज्यवर्धन बिजी थे या इंगेज थे हूणों से निपटने के लिए। जब राज्यवर्धन को यह खबर मिली कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तब उस युद्ध को छोड़कर वो
वापस अपनी राजधानी पहुंचे और अपने पिता की मृत्यु से वो इतने ज़्यादा दुखी हुए, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए कि उन्होंने ये कह दिया कि वो बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे या संत बन जाएंगे और सारा जो राजपाट है वो अपने भाई को सौंप देंगे। यानी कि अपना भाई मतलब कौन? हर्षवर्धन। इतना ज़्यादा वो क्या हुए? दुखी हुए कि उन्होंने अपनी पूरी राजपाट को त्यागने की बात कह दी और भिक्षुक का जीवन स्वीकार करने की बात कह दी। क्लियर? तब क्या हुआ? तब अचानक से देखिएगा सब कुछ ठीक चल रहा था इस वंश में, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। सिर्फ एक वर्ष जो कि है 605, और 605 में सब कुछ क्या हो गया? बदल गया, सब कुछ क्या हो गया? पलट गया। समझ गए? स्टोरी कुछ ऐसी है कि राज्यश्री जिनका विवाह किया गया था किसके साथ? ग्रहवर्मन के साथ। राज्यश्री को एक और रूलर पसंद किया करता था जिसका नाम था शशांक। क्लियर? एक और रूलर पसंद किया करता था, वो मालवा का शासक हुआ करता था जिसका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त। और एक रूलर हुआ करता था कहाँ का? गौड़ वंश का, बंगाल का, जिसका नाम था शशांक। शशांक बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा चिढ़ता था। शशांक जो शासक था वो बौद्धों से काफी ज्यादा क्या होता था? चिढ़ता था। और शशांक ने ही क्या किया था? जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को कटवा दिया था। क्लियर? इट मीन्स कि वो हिंदू धर्म का एक काफी कट्टर रूलर था और उसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा यहां पर शशांक और देवगुप्त, क्योंकि देवगुप्त चाहता था किसे? राज्यश्री को। ये दोनों लोग क्या हो गए? मिल गए, इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने ये योजना बनाई कि कन्नौज जैसे संपन्न स्टेट को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। समझ गए? तो इन दोनों का एक प्रकार से षड्यंत्र हुआ, दोनों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया किसके ऊपर? ग्रहवर्मन के ऊपर। इट मींस कन्नौज के ऊपर। और इस आक्रमण के बाद उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ही वॉज किल्ड बाई देवगुप्त। देवगुप्त वाज द रूलर ऑफ मालवा हु किल्ड ग्रहवर्मन, क्योंकि देवगुप्त प्रेम भी किया करता था किससे? राज्यश्री से। क्लियर? ये सब कुछ हुआ और ये खबर पता चली किसे? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन जो दुखी था अपने पिता की मृत्यु के कारण, जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन के जो हस्बैंड है उनकी हत्या कर दी गई है मालवा के नरेश के द्वारा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इन सारे खेलों में सबसे चालाक व्यक्ति जो था वो कौन था? शशांक था। शशांक ने हत्या करवाई किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा, और वो शांति से अपने राज्य में चला गया। अब राज्यवर्धन अपनी आर्मी, अपनी सेना के साथ लेकर पहुंचा मालवा और मालवा के ऊपर उसने अटैक कर दिया। और जब उसने ये हमला किया तो उस हमले में उसने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। क्लियर? देवगुप्त को उसने तुरंत क्या किया? मार डाला और मालवा के साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। अब जब ये खबर पहुंची बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक को, तो शशांक ने डर के कारण, भय के कारण एक संधि करने की बात की, एक एग्रीमेंट करने की बात की और एक प्रकार से उसने क्या कर लिया? अपने हथियार डाल दिए। देखिए इस बीच में क्या हुआ था कि ये जो राज्यश्री थी, राज्यश्री को कैद कर लिया गया था। इन दोनों ने मिलकर राज्यश्री को क्या कर लिया था? कैद कर लिया था और वो कैद में थी, शशांक की कैद में थी। जब ये शांति का समझौता भेजा गया राज्यवर्धन के पास, तो राज्यवर्धन उनके विश्वास में आ गया और बिना हथियार के निहत्थे वो चला गया कहां पर? बंगाल के शासक शशांक के दरबार में। समझ गए? और शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जो राज्यश्री थी वो कैद से किसी तरह छूटने से क्या हो गई? कैद से किसी तरह से क्या हो गई? छूट गई और वो जंगलों की ओर चली गई। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाई शशांक एंड द किंग ऑफ मालवा हु वॉज किल्ड बाई राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने मालवा के शासक को मार दिया और राज्यवर्धन को मार दिया बंगाल के शासक शशांक ने। क्लियर हो गई इतनी बात? बट अब सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो किसके ऊपर आई है? हर्षवर्धन के ऊपर, क्योंकि हर्षवर्धन अभी सिर्फ 16 ईयर के हैं और उनके सामने समस्या यह है कि अभी अभी उनके पिता की मृत्यु हुई थी, अभी अभी उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और अभी अभी उनके जो बहनोई थे ग्रहवर्मन, उनकी भी मृत्यु हुई है और साथ में जो उनकी बहन है वो लापता है, वो जंगल में कहीं पर घूम रही है। समझ गए? ये सारी आपदाएं, ये सारी परेशानियां, सारी समस्याएं किसके सामने आती है? हर्षवर्धन के सामने। क्लियर?
जो कि मैं बोल चुका हूँ, हर्षवर्धन एक कैपेबल व्यक्ति थे, एक लायक व्यक्ति थे। उन्होंने इन समस्याओं का काफी बुद्धिमत्ता के साथ सामना किया, काफी इंटेलिजेंटली उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को से जूझे वो, और आखिरकार सारी समस्याओं को सुलझाकर अपना एक बड़ा सा साम्राज्य क्या किया, स्थापित किया। क्लियर।